हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव में पोषण के बारे में। ठीक है कि मनुष्य किस तरीके से पोषण प्राप्त करता है। आप लोगों ने पिछली वीडियोज में देख ही रखा है कि हम लोगों ने अमीबा के बारे में पढ़ा था कि अमीबा कैसे पोषण प्राप्त करता है, और अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मानव कैसे पोषण प्राप्त करता है ना। जो हम लोग हैं कैसे पोषण प्राप्त करते हैं ये चीज। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पाचन तंत्र को समझना होगा, क्योंकि जो हम लोगों में, मैं आपको अभी थोड़ा सा चित्र भी दिखा देता हूं कैसे होता है क्या होता है। उससे पहले जो हम लोगों का में मतलब मानव में पोषण की जो प्रक्रिया होती है वह संपन्न होती है पाचन तंत्र के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पाचन तंत्र के अंतर्गत। अब ये पाचन तंत्र क्या होता है, देखो यहां पर लिखा है मानव में भोजन का पाचन करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। समझ में आ गया ना कि मानव में भोजन का पाचन करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, उसी तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा, यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन बन रहा होगा आपके दिमाग माइंड में कि भाई ये पाचन क्या होता है। तो पाचन का मतलब होता है जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे कार्बनिक पदार्थों में बदलना, है ना। जैसे उदाहरण के लिए देखो, हम लोग अगर कोई भी भोजन खड़ा निगल लेंगे, सेब को हम मान लीजिए कि खड़ा खा लिया, कोई भी चीज खड़ा खा लिया, तो उससे आप ऐसे मतलब वैसे नहीं समझ में आ रहा होगा, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे आपको किसी पदार्थ से रस निकालना है, आप कैसे निकालोगे? सीधी सी बात है, अगर आपने कहा कि हमें अनार का रस निकालना, हमने आपको कहा, तो आप क्या सोचोगे कि अनार को हम एक मशीन में डालें और उसको चलाएं, पीस जाएगा तो उसमें से खुद ही जूस निकल आ जाएगा। ठीक है, वही काम पाचन तंत्र का होता है। पाचन तंत्र में क्या होता है, भोजन को हम लोग खड़ा डालते हैं, ठीक, फिर उसका पाचन होता है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। समझ में आ रहा ना कि भोज्य पदार्थ का छोटे छोटे अणुओं में विखंडित होने की ही प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। आप ऐसे भी बता सकते। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर पाचन तंत्र पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मनुष्य में पाचन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। ठीक, अध्ययन में सहायता के लिए दो भागों में विभाजित किया गया है। एक आपका आहार नाल और दूसरा है आपका सहायक ग्रंथियां। समझ में आ रहा? मतलब जो मानव में टोटल पाचन तंत्र है ना, पोषण की जो पूरी प्रक्रिया है, इन्हीं दो चरणों में पूरी होती है, इन्हीं दोनों की अंदर या फिर सहायता से कह सकते हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र को कितने भाग में बांट दिया गया? दो भाग में, आहार नाल और सहायक ग्रंथियां। अब आप लोगों को क्या करना है, इसी में से एक एक को हमें अच्छे से पढ़ना है। अब हम लोग पहले आहार नाल देख लेते हैं कि आहार नाल किसे कहते हैं, फिर हम सहायक ग्रंथियों को पढ़ेंगे। ठीक है, और ये काफी लंबा टॉपिक है वैसे तो, इसलिए और हम सोचते हैं कि अभी ये अगर हम पूरा वीडियो एक पर बनाएंगे मान लो तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर उसको हमें अपलोड करने में भी दिक्कत और दुनिया भर की दिक्कत, है ना। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हर एक पार्ट का वीडियो बनाएंगे हम, और हर एक पार्ट में एक एक भाग को कवर करेंगे। अभी इस वीडियो में हम आपको बता दे रहे हैं कि हम लोगों को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, पाचन तंत्र को दो भाग में बांट दिया, आहार नाल और सहायक ग्रंथि। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग आहार नाल पढ़ेंगे, फिर आहार नाल के अंतर्गत ये देखिए आपके ये इतने भाग आते हैं, इनको पढ़ेंगे। उसके बाद में हम सहायक ग्रंथियां पढ़ेंगे, और इसमें हर एक भाग पर एक वीडियो बनाएंगे। पहले मुख गुहिका पढ़ेंगे, फिर ग्रसनी पढ़ेंगे, और एक वीडियो बनाने का रीजन ये रहेगा कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे, या फिर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बता पाएंगे, और आप यकीनन बहुत अच्छे से समझेंगे हर एक टॉपिक को, और आसानी से आप सबका काम और सब कहाँ पाए जाते हैं, क्या करते हैं, ये सब आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। आहार नाल सबसे पहले हम देख लेते हैं, और इससे पहले हम आपको एक चित्र दिखा देते हैं। उस चित्र में आप देख लीजिएगा, देखिएगा कि इसमें आपको कई सारी संरचनाएं नजर आती हैं। जैसे अब आपके देखिए फोन पर या फिर
जो जिसमें भी आप वीडियो देख रहे हैं उसमें आपको एक चित्र दिख रहा होगा। सबसे ऊपर आपने मुख देखा, उसके बाद ग्रसनी देख रहे होंगे, उसके बाद ग्रास नली है, उसके बाद आमाशय आपको दिख रहा होगा, छोटी आंत दिख रही होगी, है ना, उसके बाद आपको बड़ी आंत दिख रही होगी, और वहीं पर आप देखेंगे कुछ ग्रंथियां हैं, लीवर दिख रहा होगा आपको, और उसके साथ साथ अग्नाशय दिख रहा होगा आपको, है ना। तो ये पूरा हम लोग का आहार नाल होता है, समझ में आ रहा है? जो भी आप चित्र में देख रहे हैं ये आपका पूरा का पूरा क्या है, आहार नाल होता है। और आहार नाल जो मुख से लेकर गुदा द्वार तक होता है इसको आहार नाल कहते हैं, ठीक है, पूरे को नहीं कहेंगे। जो मुख से लेकर गुदा द्वार तक फैला होता है इसको क्या बोलते हैं, आहार नाल बोलते हैं, जिसमें से भोजन प्रवेश करते हैं और जिसके माध्यम से शरीर से बाहर निकालते हैं। इस पूरी जो नलिकाकार संरचना होती है इसी को आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर अब आहार नाल को देख लेते होता क्या है। देखो आहार नाल, मनुष्य की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है। लंबाई कितनी हो गई, 8 से 10 मीटर लंबी होती है, मतलब मुख से लेकर गुदा द्वार तक की जो टोटल लंबाई है कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। चलिए पहली बात तो ये ध्यान करने योग्य हो गई। दूसरी बात, यह मुख द्वार से गुदा द्वार तक फैली रहती है। भाई हमने बताया ना कि जो आहार नाल होती है मुख से शुरू होती है और गुदा द्वार पर समाप्त होती है, और इसका विभिन्न भागों में व्यास भिन्न भिन्न होता है। हाँ भाई ये थोड़ा सा अलग मिल गया आपको। अलग का मतलब यह है कि देखो जो आहार नाल मुख से शुरू होता है इसका लंबाई चौड़ाई पूरी बराबर हो सभी जगह पर, ऐसा जरूरी नहीं है ना। कहीं पर जो इसकी चौड़ाई है कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा, मतलब व्यास में ना अंतर है, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगी, कहीं पर व्यास कम है, कहीं पर ज्यादा। व्यास का मतलब आप सीधा सीधा उसकी मोटाई या चौड़ाई से समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो लंबाई हो गई, अब ये थोड़ा चौड़ाई हो गई, ये चीज समझ में आ गया ना। तो ये चीज अलग अलग होता है। आहार नाल को निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। जो मुख से लेकर मुख गुदा द्वार तक है ना, इसको देख लीजिए प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, आहार नाल को प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से देख लीजिए। सबसे पहले आपका मुख तथा मुख गुहिका आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रसनी, मतलब समझ में आ रहा है ना कि भोजन पहले मुख तथा मुख गुहिका में हम लोग प्रवेश करते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है, ग्रसनी में जाएगा। ग्रसनी के बाद ग्रास नली में भोजन जाता है। ग्रास नली के बाद आमाशय में भोजन जाता है, और आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है, लास्ट में बड़ी आंत में, और इसके बाद शरीर से बाहर। ये आहार नाल विभाग हो गया। अच्छा अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमने लीवर या अग्नाशय ये सब चीज नहीं लिखा है ना, हमने लार ग्रंथियां नहीं लिखा है यहाँ पर, क्योंकि मुख में तो लार ग्रंथि भी होती है। देखो उसका रीजन ये है ना कि ये सहायक ग्रंथियां के अंतर्गत आती है। अभी हम लोग आहार नाल पढ़ रहे हैं, जब हम लोग सहायक ग्रंथियां पढ़ेंगे तब हम यहाँ पर लीवर के बारे में पढ़ेंगे, मतलब यकृत के बारे में पढ़ेंगे, लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, ये सब समझ में आया ना। तो अब आपको अभी जो आपने देखो जो चित्र देखा उसमें हमने बता दिया ना, इतने जो पार्ट हैं ये आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आपको जो पार्ट दिख रहे हैं वो आपकी सहायक ग्रंथियों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो भैया अब यहाँ तक का आप लोग का हो गया तैयार। अब हम लोग इस वीडियो में, आज के इस वीडियो में मुख तथा मुख गुहिका को पढ़ेंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, अच्छे से इसको पढ़ने वाले। चलिए अब हम लोग ये चीज देख लेते हैं। चलिए अब सब लोग ने देखो आहार नाल के तो भाग देख ही लिए, देखो ध्यान से देखना पढ़ना, क्योंकि बार बार क्लासिफिकेशन आएगा ना, इसके अंदर अंतर्गत ये है, इसके अंतर्गत ये है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन बन सकती है ना, इसलिए ध्यान दीजिएगा। जहां पर जो नंबर पड़े हैं उसका तो जरूर, ठीक, क्योंकि क्लियरली लिखा रहेगा तो क्लियरली समझ में आएगा, ठीक। तो देखो मुख गुहिका तथा मुख गुहिका आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, ठीक है। अब क्या होता है, मुख क्या होता है। मुख अगर हम आपसे पूछे तो भैया मुख क्या है, तो क्या कहोगे मुख क्या है, जिससे हम लोग भोजन करते हैं उसे मुख कहते हैं, है ना।
लेकिन जीव विज्ञान की भाषा में जब हम मुख को लिखते हैं या बताते हैं तो देखिए कैसे बताना। मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है जो दो मसल ओंठों से घिरा रहता है। समझ में? अब यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर लेनी, बस मतलब वही है बस, लेकिन थोड़ा सा आपको अलग तरीके से बताना। ठीक है, तो मुख क्या है? एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होती है। देखो एक अनुलंब होती है, अनुलंब का मतलब अगर ऐसी दरार है, लंबा लंबा, लंबवत कह सकते हैं आप, लंबा लंबा क्या है कि नहीं, तो इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? अनुलंब। अगर मान लो अभी यहाँ पर अनुलंब दरार होती ना, तो अनुलंब दरार का मतलब ऐसी दरार है। अब यहाँ पर अनुप्रस्थ दरार लिखिए, मतलब दरार कैसी है? क्षैतिज दरार है। समझ में आ रहा ना अंतर कि अनुलंब दरार किसे कहते हैं और अनुप्रस्थ दरार किसे कहते हैं। तो अगर शरीर पर कहीं पर ऐसी दरारें हैं, लंबवत है मतलब, तो हम उनको अनुलंब दरार बोलेंगे, और कहीं पर ऐसी हैं क्षैतिज हैं, तब हम इन्हें बोलते हैं भैया अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ, ठीक है। देखो ये चीज ना आपको थोड़ी छोटी छोटी चीजें ना समझ में आएंगी तो फिर पढ़ने में मजा आता है कि नहीं, इसलिए ये चीज जाननी जरूरी। तो मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है। तो अब आपको अनुप्रस्थ दरार का मतलब पता लग गया, होता है जो दो मसल ओंठों से घिरा रहता है। भैया ओंठ ये है ना, दो मसल संरचना, इन्हीं को हम ओंठ बोलते हैं। तो इससे मुख क्या होता है? घिरा रहता है। ठीक, फिर से एक बार, मुख एक अनुप्रस्थ दरार के रूप में होता है जो दो मसल ओंठों से घिरा है। क्लियर? अब हम लोग देख लेते हैं। देखो मुख जो होता है ना, मुख के अंदर खुद ही बहुत सारी संरचनाएं होती है। मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं, देखिए आप ध्यान से। अब इस चित्र में आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें आपको तालू दिख रहा है ना। अरे यार सीधा मुंह खोल के शीशे में देख लो ना, है कि नहीं? सीधा मुंह खोल के शीशे में देख लो ना, क्या क्या है आपको देखोगे तो अंदर दांत दिखेंगे आपको। ठीक है, हम दांत के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको तालू दिखता है ना, ये जो ऊपर की छत तरह की संरचना, इसको तालू बोलते हैं। ये ऊपरी हिस्से में हमारे मुख में ये जो ऊपर है तालू बोलते हैं, इंग्लिश में पैलेट शब्द यूज करते हैं। जीभ, ये जो मसल संरचना है ये आपकी जीभ कहलाती है, और ये दांत। ठीक है, तो एक एक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तालू के बारे में। अभी हम पढ़ रहे हैं मुख गुहिका। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम लोग मुख गुहिका को अच्छे से पढ़ेंगे, और इसके अंतर्गत हम ये तीन चीजें पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होते हैं, कहाँ होते हैं और कार्य क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम पायलट को देख लेते हैं भाई। चलो इसको मिटा देते हैं, पायलट। हम फिर से यहाँ पर एक हेडिंग बना लेते हैं, पायलट। हिंदी में लिख देते हैं इसको तालू, तालू या पायलट। अब सबसे पहले तो भाई आपको देखो ये जानना जरूरी है कि किसे कहते हैं। अगर हम आपसे पूछें तो तालु किसे कहते हैं, थोड़ा सा सोच में पड़ जाएंगे क्योंकि पहली बार आप बता रहे हैं। लेकिन हम आपको यहाँ पर स्पष्ट परिभाषा भी लिख के दे रहे हैं कि आखिर तालु कहते किसे। तो आपने मुख गुहिका आप जान ही लिया। मुख गुहिका की छत को तालु कहते हैं। अभी इतना चीजें है ना इसी मुख के अंदर, आप कहेंगे अरे यार इतना चीजें, बहुत ज्यादा चीजें हैं कि नहीं। तो मुख गुहिका की छत को तालु कहते हैं। चलो भाई ये तो क्लियर हो गया कि अब तालु किसे कहते हैं, आपको पता लग गया कि ये जो हमारा मुख है ना, इसकी छत को, मतलब ये ऊपर वाला जो संरचना है ना, ऐसे अंदर देखेंगे आप हाथ से टच करके देख सकते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, तालु कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप अभी खुद से अभी हाथ अगर लगा करके देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि जो आगे का तालु होता है ना, कठोर होता है। ध्यान दीजिएगा, आगे का तालु कठोर होता है, और पीछे जैसे जैसे आप उंगली करेंगे ना इधर ऊपर की तरफ, ज्यादा मत करना, नहीं उल्टी कर मारो, मतलब देख लो थोड़ा सा खुद से करके, आप अपने मुख के बारे में जान लो। कभी देखते नहीं हो जल्दी, है ना, इसलिए चेहरा देखते हो, मुख नहीं देखते। तो मुख गुहिका की छत को तालु कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, ये दो प्रकार
का होता है। अब आप कहेंगे कि भैया ये मुख भी दो प्रकार का होता है, सॉरी तालु, ध्यान दे रहे हो ना, हम आहार नाल पढ़े, आहार नाल के अंतर्गत मुख मुखगुहिका पढ़े, अब इसके अंतर्गत हम तालु पढ़ रहे हैं। अब तालु के अंतर्गत दो तालु होते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, जब अभी आपने टच किया होगा इसको का और खा करके लिख देते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कठोर तालु, हार्ड पैलेट आप इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। दूसरा होता है आपका कोमल तालु, जब आपने उंगली पीछे की तरफ किया होगा तब आपको दिख रहा होगा कि जो पिछली संरचना है तालु का, जो पिछला हिस्सा होता है वो क्या होता है, कोमल होता है, ठीक। तो कठोर तालु, जो तालु का अगला हिस्सा होता है उसे कठोर तालु कहते हैं, और पिछले हिस्से को कोमल तालु कहते हैं, ठीक। अब उसके बाद इसका हम कार्य जान लेते हैं कि आखिर कार्य क्या होता है। मतलब हम कार्य जानते हो किसका जान रहे हैं, पायलेट का। ये जो मुख गुहिका है आपकी, छत है, मतलब सीधा सीधा पायलेट आपकी, ये जो पायलेट है तालु है, इसका कार्य क्या होता है। कभी आपने सोचा कि क्या कार्य करता होगा ये। देखो ये तो है ना कि हम लोग के शरीर में बहुत ही कम ऐसी संरचना है जिनका कोई काम नहीं, ज्यादातर संरचनाएं आपको ऐसे दिखेंगी ना कि किसी न किसी काम में आती ही है कि नहीं। आपकी उंगली, हाथ, पैर, नाखून, हर एक चीज यूजफुल है, ठीक है। तो भाई इनका भी कार्य है, ये करती क्या है, ये करती है श्वास नली नहीं लिखना चाहिए मुझे, मैं यहाँ पर लिखूंगा ये मुख गुहिका को, मुख गुहिका को श्वसन मार्ग से, श्वसन मार्ग से पृथक करने का कार्य करती है, पृथक करने का कार्य करती है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख दिया छोटा मोटा करके, समझ में आया। ये तालु क्या करती है, मुख गुहिका को श्वसन मार्ग से पृथक करने का कार्य करती है। देखो क्योंकि अगर आप अभी खुद को देखेंगे ना शीशा में, अगर कुछ में करके देखें तो आपको दिखेगा कि ये जो छत है ना तालु है, ऊपर श्वास नली है नहीं, ये नाक का है आपका, यहाँ से भी तो नाक से ही तो वायु जाती है अंदर, है ना। अगर ये नहीं होती तो नाक इसमें भी जा सकती थी, नाक नहीं यार, वायु है नहीं, वायु उल्टा सीधा निकल रहा, तो इसमें भी जा सकती थी, है ना। लेकिन अब ये बीच में छत की वजह से आपकी वायु प्रवेश करती है और इधर से श्वास नली के माध्यम सीधा फेफड़ों में जाती है। अगर मान लो ऐसा ना होता, तालु हटा दिया जाए, क्या होगा, नाक इधर से घुसेगी, इधर से निकलेगी और यहाँ से बाहर निकल जाएगी, है कि नहीं। ऐसे ही होगा भैया, अगर मान लो ये तालु हमने हटा दिया तो तालु निकाल दो, तो ये सांस जब हम इधर से नाक से वायु अंदर लेंगे तो ये वायु इधर से बाहर भी जा सकती है, क्योंकि मुंह तो खुला रहता है ना। कुछ लोग का तो सोते वक्त तो मुंह खुला रहता है, जागते वक्त तो चलो बोलते टाइम बिना खोले मुंह ही नहीं खुलेगा भाई, बिना बोलोगे तो मुंह तो खुलेगा। तो समझ में आया ना क्या कार्य करता है। श्वसन मार्ग को मुख गुहिका से, या फिर आप समझ सकते हैं भोजन मार्ग, इसको आप भोजन मार्ग बोल दीजिए मुंह वाले हिस्से को, और ये श्वसन मार्ग, तो दोनों को अलग करने का कार्य करता है, ठीक है। तो समझ में आया ना, दोनों को अलग करने का कार्य करता है। पृथक का मतलब वही होता है अलग करना, तो ये इसका कार्य होता है। तो आपको समझ में आ गया। हमने बताया आपको कि तालु किसे कहते हैं। तालु दो प्रकार के होते हैं, कठोर तालु, कोमल तालु। कठोर तालु अगर आपसे कोई पूछ ले किसे कहते हैं, तो तालु का वह हिस्सा जो कठोर होता है कठोर तालु, या आगे की ओर स्थित, और कोमल तालु पीछे की ओर स्थित, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ लेते हैं जीभ के बारे में। अब ये तो पढ़ चुके हैं हम, ये पूरा हो गया आपका। अब हम लोग पढ़ेंगे जीभ के बारे में। अब इसमें हम लोग जानेंगे कि भाई देखो जीभ क्या होती है, कहाँ पर होती है, कार्य क्या होते हैं। बहुत मतलब कुछ ना कुछ आपको जरूर, आप चाहे
जितना पढ़े हो, लेकिन हो सकता है भाई कि आपको जरूर एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा अरे यार ये भी होता है, मतलब एक नई चीज आपको जरूर सीखनी है। चलो मिटा देते हैं इसको। चलिए अब हम लोग पढ़ लेते हैं जीभ के बारे में। इंग्लिश में टंग बोलते हैं, है ना, सब लोग जानते हैं। और क्या होती है जीभ, कहाँ पर होती है, देखो सबको पता है क्या होती है। मसल पेशीय मसल संरचना होती है जो मुख गुहिका के अंदर पाई जाती है। हम लोगों को मुखी में तो जीभ होती है, कहीं होती तो है नहीं, और कि कहीं और होती है कि नहीं। तो मुख गुहिका में क्या पाई जाती है, जीभ पाई जाती है, और यह पेशीय मसल संरचना होती है। अगर आपसे पूछा जाए ना तो ये आप बता सकते हैं कि जीभ क्या होती है, पेशीय मसल संरचना होती है जो मुख गुहिका के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा जीभ ना आगे की ओर स्वतंत्र होती है। देखो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं आपको, ऐसा करके ये आगे स्वतंत्र है ना, लेकिन पिछला हिस्सा आप देखेंगे शीशे में तो ये आपका जुड़ा रहता है मुख गुहिका के फर्श से। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हमने लिखा है, जो आगे की ओर स्वतंत्र तथा पीछे की ओर मुख गुहिका के फर्श से जुड़ी होती है। समझ में आ रहा है ना आपको, मतलब थोड़ा सा ध्यान देके ना अपने शरीर के बारे में लिखना है। ठीक है, तो जीभ क्या होती है, आगे की तरफ स्वतंत्र होती है, मतलब जुड़ी हुई नहीं रहती है कि नहीं। जुड़ी होती तो ऐसे फर्श बन जाती हो, लेकिन फर्श नहीं बनी, जुड़ी नहीं, इसी वजह से हम लोग बोल भी पाते हैं। तो काम ये चीज समझ में आना कि जो आगे की तरफ स्वतंत्र होती है, स्वतंत्र मतलब जुड़ी नहीं रहती, तथा पीछे की ओर मुख गुहिका के फर्श से जुड़ी होती है, जिसे फ्रेनुलम कहते हैं। मतलब ये जो संरचना जो जोड़ती है ना जीभ को मुख गुहिका के फर्श, फर्श का मतलब यार ये देखो जो निचली सतह है ना, इससे जो जीभ जुड़ी होती है, जो जोड़ने का कार्य करती है, उसको बोलते हैं फ्रेनुलम। ये फ्रेनुलम लिखा है, ठीक है, ये एक की मात्रा है, ये फ्रेनुलम। तो समझ में आया ना फ्रेनुलम क्या है, एक मसल संरचना जो जीभ को मुख गुहिका से जोड़ने का कार्य करती है, उसको कहते हैं फ्रेनुलम। अब उसके बाद जीभ के ऊपरी सतह पर जिह्वा प्रांकुर तथा स्वाद कलिकाएं होती हैं भैया। ये देखो जिह्वा प्रांकुर का मतलब, आप देखो जीभ देखोगे ना, सुबह जीभी करते हो नहीं करते, तो उसमें आप क्या देखते हो, उसमें देखते हो कि आपके जीभ पर दाने जैसी संरचनाएं, इन्हीं दाने जैसी संरचनाओं को ही जिह्वा प्रांकुर कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो जिह्वा प्रांकुर है ना, इसी के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं, अलग नहीं होती हैं, इसी के ऊपर स्वाद कलिकाएं होती हैं, ये स्वाद बताती है नहीं। हम लोग को भाई अगर कोई चीज खा पी रहे हैं, कहाँ से पता लगता है, पेट में जाकर के तो मिठास नहीं उत्पन्न करती है ना। मतलब सीधे सीधी सी बात ये है कि भैया हम खाते हैं और तुरंत हमें बढ़िया से स्वाद पता लग जाता है। हमने आम खाया, नींबू खाया, नींबू एक निचोड़ के डाल लिया, तुरंत खट्टा खट्टा, कान खड़े तुरंत, है कि नहीं। कहाँ से पता चल रहा, जीभ से, क्योंकि जीभ पर क्या होती हैं, स्वाद कलिकाएं होती हैं जो स्वाद बताने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप तो इतना समझ में आ गया ना। देखो इसमें अब हमने क्या बताया आपको कि जीभ क्या होती है ना, मसल संरचना होती है। आगे की तरफ थोड़ा परिचय दे दिया है कि क्या होती है, कहाँ होती है, कैसे होती है। जो आगे की तरफ स्वतंत्र तथा पीछे की तरफ मुख गुहिका के फर्श से जुड़ी होती है, जिसे फ्रेनुलम कहते हैं, और जीभ के ऊपरी सतह पर जिह्वा प्रांकुर तथा स्वाद कलिकाएं होती है। ठीक, अब इसके कार्य क्या करते हैं भाई, यार कार्य इतने अनगिनत है ना, सब लोग तो जानते ही हो। सबसे पहला तो कार्य आपका है स्वाद बताने का। एक दो कार्य हम यहाँ पर ऐसा करके लिखे दे रहे हैं, बाकी आप खुद से लिख लीजिएगा, है ना, अच्छे बच्चे आप लोग, बताए देंगे हम, लिख लीजिएगा आप। स्वाद बताने का कार्य करते हैं भाई, सबसे पहला कार्य तो है स्वाद बताने का कार्य। ठीक है, और ये बोलने में भी सहायता करती है। जीभ के बिना आप बोल नहीं सकते, है ना, कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं तो उनको कहते हैं कि हाँ ये तुम्हारे जीभ नहीं है क्या, है ना। या फिर कभी कभी क्लास में कोई बच्चा नहीं बोलता ना, तो टीचर बोलते हैं गुस्से में फिर गूंगे हो गए हो क्या, है ना। तो मतलब जो ये सीधा सीधा बोलने में सहायता करते हैं भैया, लफड़े में नहीं पड़ना है ना। तो स्वाद बताने में सहायता करते हैं, स्वाद का पता चलता है, बोलने में सहायता करते हैं, उसके साथ साथ और ये हेल्प करती है किस चीज में,
लार को भोजन में मिलाने में। भैया देखो, जब हम लोग खाना खाते हो, कभी देखा, ध्यान दिया, जब कभी कभी आप खाना खाते हो तो खाने में लार मिलाने का भी कार्य जीभ करती है, क्योंकि आप जीभ की सहायता से भोजन को इधर उधर मुख में डुलाते हो, लाते ले जाते हो, है ना, एक कार्य होगा। दूसरा ये भी है कि जीभ भोजन को दांत तले दबाने में भी हेल्प करती है। कैसे करते हो आप? खाते टाइम देखो भाई, सीधी सी बात है कि खाते टाइम ऐसा करते नहीं ना कि भोजन खाए और जीभ उंगली से दांतों के नीचे रख रहे हो। काम किसका हुआ? जीभ ही तो करती है, जीभ ही तो करती है ना, कि जीभ क्या करती है? भोजन को दांत के तले दबाने का कार्य करती है, दांतों के नीचे लाने का कार्य करती है। हम लोग बार बार उंगली डाल डाल के इधर उधर तो नहीं करते ना, तो समझ में आ रहा है। तो बोलने में भी सहायता कर रही है जीभ, बोलने में भी सहायता कर रही है, स्वाद बताने का भी कार्य कर रही है, भोजन में लार मिलाने का कार्य कर रही है, भोजन को दांतों के तले धकेलने का भी कार्य कर रही है। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, देखो काफी लोगों ने सुना होगा, गांव में भी ऐसा होता है कि अगर कभी कभी खाना खाते टाइम जीभ आ जाती है दांत के नीचे, तो लोग बोलते हैं कि कोई हमारी चुगली कर रहा होगा। पता नहीं आपने सुना या नहीं सुना, लेकिन कई जगह पर ऐसा होता है। हम लोग के यहाँ तो भाई होता है, देहाती एरिया है, भद्दर देहाती, और बढ़िया सा बताते हैं कि अरे यार आज कोई कर रहा है चुगली। लेकिन सही सही ध्यान से देखोगे ना, तो जब हम लोग कभी कभी खाना खाते हैं ना, खाते खाते कोई बात सोचने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिक कुछ होता है कि बोलने लग जाते हैं जैसे, और वो जीभ चली गई दांत के नीचे, कच्च से हुआ और जान निकल गई। कई बार तो इतनी ज्यादा होती है ना कि ब्लड खून आना शुरू हो जाता, कट जाती है इतनी, है ना। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि कोई चुगली कर रहा है, लेकिन ये सच में कोई चुगली उगली नहीं कर रहा है आप लोग का, है ना। ये देखो कुछ चीजें ना हम लोगों के समाज में गलत धारणाएं, गलत कहावत, एक तरीके से गलत मान्यताएं हैं, है ना। तो कैसे कैसे आ जाती है जीभ भाई? हमने बताया ना कि आप जब भोजन करते हो, भोजन करते टाइम जीभ गलती से आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है ना कि भोजन करते टाइम ना हम लोगों को बातें नहीं करना चाहिए, कुछ देखना नहीं चाहिए। कुछ लोग टीवी चला लेंगे घंटों घंटों और बढ़िया सा देखते रहते हैं। तो कभी बार होता है ना, आप देख रहे हैं वहां, खा रहे हैं यहाँ, कई बार तो लोग ऐसे होते हैं देख रहे हैं, खा रहे हैं, पता नहीं कीड़ा गिरा कुछ भी अंदर गए तो, और क्या हो गया, है कि नहीं? बढ़िया है। तो ये चीज समझ में आ गया ना। देखो भाई, हमने बताया ना आपको कि कार्य क्या होते हैं। स्वाद बताने कार्य करती है जीभ, बोलने में सहायता करती, भोजन को में लार मिलाने का कार्य करती। और एक और चीज बहुत बढ़िया है, इंटरेस्टिंग आपको लगेगा जरूर, वो ये है कि जीभ जानते हो क्या करती है? जीभ अगर हमारे दांत में कुछ फंस जाए, मुख को साफ करने का कार्य करती है, सफाई का भी कार्य करती भैया। जीभ भी बोलती करवा लो मुझसे जो करवाना चाहो, सफाई का भी कार्य करती। आपने देखा होगा कि जब आपके दांतों में ना थोड़ी बहुत, जब आप चारादार हरी सब्जियां खाते हैं, वैसे अच्छी होती है हरी सब्जियां, ऐसे ही बोलना है चारादार, तो मतलब देखते होंगे कि कई बार होते हैं उसके रेशे हम लोग के दांत में फंस जाते हैं, या फिर कुछ लोग जब मीट खाते हैं, मीट मछली वगैरह, तो वो फंस जाता है। तो जीभ दे आ जाते, तो आपकी जीभ तब तक नहीं मानती जब तक उसको बाहर निकाल नहीं लेती, है कि नहीं। तो कितना इंटरेस्टिंग, हाँ इंटरेस्टिंग, इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, इंटरेस्टिंग है कि भाई देखो कितने सारे काम करते हैं। कभी हम लोग सोचते ही नहीं, इतने एहसान है जीभ के हम लोग के ऊपर, है ना। तो अब क्या किया हमने, हम लोगों ने अब यहाँ तक पढ़ रखा है, हमने तालु पढ़ा, उसके बाद अब हम लोगों ने जीभ को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे दांत के बारे में, कि दांत क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। चलो इसको मिटाते और उसको देखते। चलिए अब हम लोग यहाँ पर दांत के बारे में देख लेते हैं। देखो अब दांत क्या होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं। देखो मुख गुहिका में दोनों जबड़ों के किनारों पर दांतों की पत्तियां पाई जाती हैं। आपके जो जबड़े होते हैं ना दोनों तरफ के, उन्हीं पर दांतों की पत्तियां पाई जाती हैं, जिसमें या जिनमें निम्न विशेषताएं होती हैं। तो दांत कहाँ पर पाए जाते हैं? मुख गुहिका में दोनों जबड़ों के किनारों पर पाई जाती है। ठीक, अब इसमें विशेषताएं क्या होती है, देखो ध्यान दीजिएगा, ये विशेषताएं पूछी जाती हैं आपसे कि मनुष्य में दांतों की क्या विशेषताएं होती हैं, मनुष्य में दांतों की क्या विशेषताएं होती हैं। तो वो चीज हम लिख रहे हैं गर्त दंती, इनको इंग्लिश में
ठीकोडेंट बोलते हैं, ठीकोडेंट कहा जाता है। ठीक है, देखो गर्द दंती का मतलब क्या होता है, देखो पेपर में पूछा जाता है इसलिए हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि गर्द दंती क्या होते हैं। पहली विशेषता है गर्द दंती होते हैं, पूरा पूरा हम लिख देते हैं फिर समझा देते हैं। मनुष्य के दांत गर्द दंती होते हैं। दूसरा बात है द्विबार दंती होते हैं, द्विबार दंती। हम अभी आपको ये समझा देते हैं कि आखिर होते क्या, द्विबार दंती होते हैं। ठीक है, और तीसरी बात है कि विषम दंती होते हैं। अरे भैया क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, तुम लोग सोच रहे होगे। अब दांत में भी देखो विशेषताएं होती है, जो हम लोग के दांत है ना उनमें क्या क्या विशेषताएं। पहली चीज देखो गर्द दंती होते हैं। गर्द दंती का मतलब जो मनुष्य में दांत पाए जाते हैं, गर्द का मतलब होता है गड्ढा, गर्द का मतलब क्या होता है गड्ढा, दंती का मतलब दांत। तो मनुष्य में पाए जाने वाले दांत क्या होते हैं, गड्ढों में धसे होते हैं। मतलब जो हम लोगों के मुंह में जबड़े हैं ना, इनमें अस्थियां होती हैं, तो ये अस्थियों में फंसे होते हैं, अस्थियों के गड्ढों जैसी संरचनाओं में फंसे रहते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। समझ में आया ना। तो गर्द दंती का मतलब मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं वो हड्डियों के गर्त में फंसे रहते हैं या धसे रहते हैं, आप कैसे, पहली चीज। ठीक है, इसीलिए तो देखो, इसीलिए दिक्कत होती है कि नहीं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका दांत निकालते हैं, कई बार आपने लोगों से सुना होगा कि उन्हें भयंकर दर्द होता है ना। अब तो इतना साइंस तरक्की करने की वजह से एनेस्थेटिक्स लगा देते हैं ना, शून्य करके निकाल देते हैं, लेकिन फिर भी उखाड़ने में काफी मेहनत पड़ती है। कई बार डॉक्टर के भी पसीने छूट जाते हैं और जो उखड़वाने जाता है उसके भी, क्योंकि आसान नहीं होता है निकालना, है ना, काफी मेहनत लगती है और जानकारी तो होनी चाहिए। तो गर्द दंती का मतलब हमने आपको बताया, विशेषता है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात है द्विबार दंती। अब ये मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, शब्द को देख करके आप आसानी समझ सकते हो। द्विबार दंती का मतलब क्या होगा भाई, द्वि का मतलब दो, बार, बार का मतलब दो बार, दंती मतलब दंती दांत, है ना। मतलब मनुष्य में जो दांत होते हैं ना वो द्विबार दंती होते हैं, मतलब जीवन में 2 बार निकलते हैं। द्विबार दंती का ये मतलब कि मनुष्य में दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। पहला चीज कब निकलते हैं मैं आपको बताते चलूं कि जब बच्चे जो छोटे होते हैं ना, बच्चे छोटे ही होते हैं यार, है ना। तो जब बच्चे छोटे होते हैं, जब लगभग 6 महीने के लगभग पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद से उनमें दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे वाले निकलते हैं दांत, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपने ज्यादातर नीचे वाले सबसे पहले निकलते हैं। अब उसमें क्या होता है, 6 महीने के बाद दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। लगभग 2 साल 3 साल में उनमें दांतों की संख्या आ जाती है उठ करके 20। ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं द्विबार दंती, इसलिए यहाँ पर एक और चीज बता रहे हैं। आपको बताया ना कि द्विबार दंती क्या होते हैं, ऐसे दांत जो जीवन में 2 बार निकलते हैं उनको द्विबार दंती बोलते हैं। ठीक, तो मनुष्य में भी तो यही होता है। मनुष्य जब 6 महीने का होता है, बच्चा होता है, तो उसमें दांत निकलते हैं, उनको दूध के दांत बोलते हैं, है ना। कहेंगे कि भैया इनके दूध के दांत हैं, कीड़ा वीड़ा लग गया तो परेशान मत हो, निकल जाएगा और सही हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद जब, और ये दांत कब गिरते हैं, जब बच्चा 6-7 साल का हो जाता है ना, तब उसमें दांत गिरना शुरू हो जाते हैं। दूध वाले दांत, इनको क्षीर दांत भी बोलते हैं, या दूध के दांत बोलते हैं, या अस्थायी दांत भी निकल। तो जब बच्चा हो जाता है लगभग 7 साल का, तो इनके दांत फिर से ये गिरना शुरू हो जाते हैं, एक एक हिलते हैं और गिरते हैं। उसके बाद ज्यादातर ऐसा प्रोसेस 11-12 साल तक चलता है, फिर नए दांत तब तक आ जाते हैं, उनको स्थायी दांत बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये स्थायी दांत फिर जीवन भर रहते हैं। अब इसके बाद अगर ये दांत उखड़े तो फिर दोबारा से नहीं जमते हैं, है ना। तो ये चीज द्विबार दंती का मतलब हमें आपको यहाँ पर समझाना था, वो हमने आपको बता दिया कि द्विबार दंती किसे है। उसके बाद है विषम दंती। विषम दंती का मतलब कि मनुष्य में अनेक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। विषम का मतलब क्या होता है, विषम का मतलब अनेक प्रकार के, ठीक है। तो अनेक प्रकार के दांत पाए जाते हैं। प्रमुख रूप से कई बार पूछा भी जाता है कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं,
तो ध्यान रखिएगा 4 प्रकार के इसमें दांत होते हैं आपके। पहला है आपका क्या चीज है भैया, पहला है आपका हाँ कृंतक, कृंतक बोलते हैं, ठीक। उसके बाद रदनक, आप सभी लोग नाम सुने होंगे रदनक। तीसरा है आपका चवर्णक, सॉरी अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक, ठीक है। और चौथा है आपका चवर्णक। समझ में आ गया ना यहाँ तक चवर्णक। देखो इंग्लिश में ना इसको इंसैजर बोलते हैं, इसको आई से डिनोट किया जाता है, आई से लिखते हैं, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी दंत सूत्र लिखने में टाइम, मतलब ये समय उतनी टाइम हम लोग को काम आएगा। तो कृंतक को इंग्लिश में पूरा इंसेजर बोलते हैं, इसलिए इसको आई से प्रदर्शित कर देते हैं। उसके बाद रदनक को कैनाइन बोलते हैं, इसलिए इसको सी से डिनोट किया जाता है, मतलब सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद अग्रचवर्णक को पीएम लिखते हैं और चवर्णक को एम लिखते हैं। प्रीमोलर्स, पीएम का फुल फॉर्म प्रीमोलर्स और एम का मतलब मोलर्स, ठीक है। तो तैयार है ना। मनुष्य में दांत अनेक प्रकार के पाए जाते हैं, कौन कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया मनुष्य में दांतों के प्रकार बताइए। अच्छा, आपको यहां तक तो समझ में आ गया ना। मैंने यहां पर आपको दांत बताए, दांतों की 3 विशेषताएं बताई। उसके बाद हम दांत के प्रकार देख लेते हैं सीधा सीधा। ये हम आपको अभी मिटाते हैं और इनके प्रकार के बारे में हम बताते हैं। और इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सूत्र देखेंगे, दंत सूत्र के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे, और जो कि पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको हवा में मत लेना भैया, हम तो हवा में नहीं ले रहे, इसको मिटा देते हैं हम। ठीक, मनुष्य में दांत के प्रकार, बहुत चीजें हैं पढ़ने के लिए। मनुष्य में दांत के प्रकार, दांत के प्रकार का मतलब ना कितने तरह के पाए जाते हैं ना। तो अभी देखो हमने बताया ना आपको कि मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। हमने आपको नाम बताया ना उनका। पहला नाम हमने आपको क्या बताया? हमने बताया भैया कृंतक। मनुष्य में दांत के प्रकार कृंतक, इसको आई से लिखते हैं, मतलब शॉर्ट में ना आई लिखते हैं। उसके बाद है आपका रदनक, इसको सी से लिखते हैं। उसके बाद है आपका अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक को ना हम लोग किससे लिखते हैं? पीएम से, ठीक है। और चौथा और लास्ट है आपका चवर्णक, इसको हम एम से लिखते हैं, एम से। तो मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। हम आपको एक फोटो दिखा रहे हैं, पिक्चर दिखा रहे हैं, उसमें आप लोग देखिए दांत किस तरीके से व्यवस्थित हम लोगों को दिख रहा है आपको। अब यहां पर आप देख रहे हैं सबसे जो हम लोग के आगे के दांत होते हैं, देखो आगे के दांत, ये जो आपके आगे के है ना, ये 4 दांत जो होते हैं, ये जो 4 दांत हैं ऊपर और 4 नीचे सामने वाले, इनको बोलते हैं कृंतक। इंग्लिश में इंसिजर्स बोलते हैं, शॉर्ट में आई लिखा है। ध्यान दीजिएगा, इसका भी यूज दंत सूत्र में होगा। तो आपको कृंतक को बारे में पता चला ना कैसे होते। कृंतक अगर हम आपसे पूछ ले कैसे होते, तो चपटे होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है भैया? सब चीज देखते चलो। इनका कार्य क्या होता है? ये कार्य भोजन को काटने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? काटने का। अब आप सेब खाते हो तो इधर से थोड़ी खाते हो, आगे से खाते हो कि नहीं? हाँ, इधर उधर मत बताना। तो भोजन को काटने का कार्य करते हैं कृंतक, ठीक है।
और ध्यान देना भाई, कृंतक के बारे में, ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। हमने बताया ना कि ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। चपटे का मतलब आगे के दांत देखो अपने कैसे हैं, है कि नहीं चपटे। तो ये कैसे होते हैं, चपटे होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है, भोजन को काटने का। और इनकी संख्या क्या होती है भैया, वयस्क आदमी में इनकी संख्या होती है 8, 4 ऊपर और 4 नीचे। और इसमें से ना जो आपके आगे के दांत पाए जाते हैं, ये वाले, इनको बोलते हैं गजदंत। समझ में आया भैया। रीजन ये है ना कि गजदंत बोलने का रीजन ये है ना, क्योंकि जो आगे के हम लोग के 2 दांत है ना, ये जीवन भर बढ़ते रहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, ऐसा हमने पढ़ा है और पढ़ के बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन हमें लगा भी कि सही है। जब हमारे पहले दांत थे ना, तो ये छोटे छोटे थे, अभी देखो ये बड़े हो रहे हैं। और जीवन भर ऐसा थोड़ी कि बहुत तेजी से बढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। इसीलिए इनको बोलते हैं गजदंत, क्योंकि हाथी के भी दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसे इसीलिए, ठीक है। तो हमने आपको बताया ना, कृंतक को गजदंत क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो आगे के आपके दांत हैं, 2 दांत, ये हमेशा या फिर उम्र भर बढ़ते रहते हैं, इसी कारण इनको गजदंत, ठीक है। संख्या कितनी होती है इनकी, 8 होती है, वयस्क मनुष्य में, बच्चों में नहीं, वयस्क में। उसके बाद है आपका रदनक। अगर हम इसके कार्य की बात करें, देखो ये जो नुकीले दांत दिखते हैं ना आपको इधर, आप मनुष्य में नहीं जान पाओगे। आपने कुत्ते देखे, भौंकते हुए कुत्ते देखे, उनका मुंह देखो, 4 दांत बढ़िया सर, 2 ऊपर 2 नीचे, नुकीले जो होते हैं ना, वो होते हैं आपके रदनक, कैनाइन। इंग्लिश में कैनाइन बोलेंगे, शार्ट में सी लिखते हैं। तो इनका कार्य क्या है, क्या कार्य है, ये चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। ये कार्य क्या है, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। खरगोश में तो ना बेचारे में ये सब होते ही नहीं। रीजन ये जानते हो क्या है, रीजन ये है कि खरगोश ना शाकाहारी है, और शाकाहारी है तो ईश्वर ने सोचा भैया तुम क्या करोगे इनको लेकर। ये ना रत्नक वाले दांत ज्यादातर सक्रिय उन जीवों में मिलते हैं, प्राणियों में या जंतुओं में, जो क्या है, मांस खाते हैं। आपने कुत्ता देखा, शेर देखा, बाघ देखा ना, उनमें आपको ये दांत दिखेंगे बढ़िया सा, है ना। हम लोगों में यूज कम है, उतना ज्यादा हम लोग रोज नहीं मांस खाते, नहीं तो हम लोगों के भी दांत बड़े बड़े हो जाएं। क्योंकि विज्ञान का रूल है ना कि आप किसी भी चीज को ज्यादा यूज करते हो तो वो विकसित होती जाती है। अंगों में ना हम लोग दाहिना हाथ यूज करते हैं तो दाहिने हाथ में ज्यादा ताकत होती है, ये चीज होता है। तो रदनक का कार्य क्या होता है, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और ये देखो खरगोश में नहीं पाए जाते, इसको दंतावकाश बोलते हैं। कई बार अगर पूछ लिया जाए कि भैया दंतावकाश किसे कहा जाता है, तो आपको वहां पर यह लिखना है कि कुछ जंतु ऐसे होते हैं जिनमें रदनक दांत नहीं पाया जाता है, उन्हीं जंतुओं को क्या कहते हैं, दंतावकाशी जंतु कहते हैं, ठीक। और ऐसे जंतु प्रायः शाकाहारी होते हैं, प्रायः मतलब होते ही हैं। तो रदनक का कार्य आपको समझ में आ गया ना कि ये क्या करते हैं, चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। और ये ज्यादातर मांसाहारी जो जंतु हैं उनमें ज्यादा सक्रिय पाए जाते हैं। अब इनकी संख्या जो होती है, आई थिंक 4 होती है, ठीक है, मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे, 4। अब उसके बाद आ जाते हैं अग्र चवर्णक पर। ये दोनों दांत ना जो हम लोगों के इसके बाद के जो दांत है ना, ये अग्र चवर्णक और चवर्णक होते हैं, और ये कार्य करते हैं पीसने का, पीसने का ये भी करते हैं, पीसने का ये भी करेगा, ठीक है। इनकी संख्या होती है 6 नहीं, 6 दूनी 12 होनी चाहिए, और इनकी संख्या होती है शायद 8। एक बार मैच करा लेते हैं, 8 दून 16, 16 10, 16 10 कितना होगा, 26, 26 2, 26 2, 27 28, 28 4 32, ठीक है, आ गया पूरा। तो समझ में आया ना। अब हमने देखो यहाँ पर आपको क्या बताया, हमने बताया ना कि मनुष्य में दांत के प्रकार 4 प्रकार के होते हैं, इनका कार्य क्या क्या होता है, इनकी संख्या क्या क्या होती है।
तो अब यहाँ से आप दांत के प्रकार भी आसानी से पढ़ चुके हैं और आपको उम्मीद करता हूँ काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं मनुष्य में दंत सूत्र की। बहुत पूछा जाता है बोर्ड में। 2 सूत्र होते हैं। जब एक बच्चा देखो जब छोटा होता है ना, जब उसमें दूध के दांत होते हैं तो उसका अलग सूत्र होता है, और जब परमानेंट टीथ आ जाते हैं उसमें तो उसका अलग सूत्र होता है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मनुष्य में दंत सूत्र के बारे में, कि देखो ये ना है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, सही बताए तो है ना, क्योंकि ना ये कई बार किसे कहते नहीं पूछता, दंत सूत्र क्या होता है ये जरूर पूछ लेते हैं। तो हमें क्या करना, हम लोग तो ये भी पढ़ेंगे कि जंतु सूत्र किसे कहते हैं, और इम्पोर्टेंट हिस्सा जंतु सूत्र का मतलब जो मनुष्यों में सूत्र होता है ना दांतों का, उसे जरूर ध्यान से देखें। तो चलिए दोस्तों देखो, दंत सूत्र किसे कहते हैं, मनुष्य के दांतों की संख्या को जब सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब कितने दांत हैं कितने दांत नहीं है, है ना, कितने दांत हैं, जब उनको सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे दंत सूत्र कहते हैं। समझ में आया ना, मनुष्य के दांतों को की संख्या को जब सूत्र के द्वारा प्रदर्शित कर देते हैं तो एक समीकरण प्राप्त होता है, उसी को बोलते हैं दंत सूत्र। पहली चीज तो ये अब आपको समझ में आ गई ना कि कहते किसे। दूसरी बात, वयस्क में मतलब वयस्क का मतलब समझ रहे हैं, जो लड़के बड़े हो जाते हैं 15-16 साल से ऊपर जब देखेंगे तो सूत्र, बच्चों में देखो 2 प्रकार के सूत्र होते हैं, बच्चों का अलग सूत्र होता है, और जो बड़े लोग हैं किशोर है ना, ऐसे कर सकते हैं 13-14 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं 15-16 साल के, उनमें अलग सूत्र होता है। देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों में दांत कम होते हैं, बड़ों में दांत ज्यादा होते हैं, तो सीधी बात सूत्र भी अलग अलग हो। तो वयस्क में दंत सूत्र क्या होता है, इसको देखो समझ लीजिए, ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से बता रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है यहाँ से। अगर शार्ट में क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से आते हैं। देखिए करना क्या है आपको ICPM याद करना है। ICPM बटे में भी ICPM नहीं समझ। देखो फुल फॉर्म अभी हमने बताया था ना कि आई का मतलब क्या होता है, इंसीजर का मतलब कृंतक। 4 प्रकार के दांत होते हैं ना, कृंतक। सी से हमने बताया था कैनाइन का मतलब यहां पर आप लिख सकते हो रदनक, ये रदनक है। उसके बाद प्रीमोलर्स, ये हैं आपके अग्रचवर्णक, और मोलर का मतलब होता है चवर्णक। ठीक, वही चीज नीचे भी, मतलब जितने दांत नीचे होते उतने ही ऊपर भी तो होते, वही चीज यहाँ पर लिखा है। सभी दांतों का मतलब शॉर्ट में नाम लिख दिया। अगर तुम्हें नहीं आता ना, ये याद नहीं रहता ना तुम्हें, ICPM नहीं याद रहता, तो आप दांत लिख सकते हो, लेकिन फिर सूत्र का मतलब भी क्या रह जाएगा यार। नहीं, सूत्र इसीलिए तो बनाया कि इतना तुम्हें लिखना ना पड़े। 60 में ICPM लिखो और बटे में भी ICPM लिखो, बराबर 21-23 का मतलब समझ लो क्या होता है। ये अगर नंबर याद हो जाए ना आपको तो भी बढ़िया है। 21-23 का मतलब होता है कि 2 आपके कृंतक हैं ऊपर और 2 कृंतक हैं नीचे। निचले ये बटे मत समझो, जीव विज्ञान में भूल जाओ इसको, बटे गुणा भाग दुनिया भर का। अभी यहाँ पर जोड़ भी अलग तरीके का है, वो इसलिए समझ लो अच्छे से। देखो 2 दांत ऊपर, ये जो बटा का चिन्ह ना, इसका मतलब ये ऊपरी जबड़े के दांत है, और ये निचली जबड़े के दांत। ऊपर के दांत यहाँ लिखे, नीचे के दांत नीचे लिखे, ठीक है। तो 2 का मतलब 2 कृंतक ऊपर है, 2 कृंतक नीचे। रदनक एक ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है। अभी ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है आपका यहां पर दंतसूत्र में देखो, ये तो आपको ICPM देखना है, बटे में भी वही रहेगा। इसका देखो फुल फॉर्म आपको पता ही है कि आई का मतलब क्या होता है। ये चारों प्रकार के दांत को ना 60 में लिख दिया, इंग्लिश का पहला अक्षर लिया और लिख दिया। देखो आई का मतलब इंसीजर, मतलब कृंतक होता है हिंदी में। सी का मतलब
कैनाइन इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में रदनक होता है। PM से होता है आपका प्रीमोलर, इंग्लिश में प्रीमोलर बोलते हैं और हिंदी में अग्र चौड़क लिख दिया। M का मतलब होता है मोलर और इसको हिंदी में बोलते हैं चवर्णक। सेम वहीं पर लिखा है क्योंकि जो दांत हम लोग के ऊपर होते हैं वही दांत सेम फिर से नीचे भी होते हैं। अब उसको देखो, इन्हीं की संख्या को यहाँ पे दिखा दिया गया है, इन्हीं की संख्या को यहाँ पर दिखा दिया गया है। इसमें लिखा गया है भैया कि 21 23 बटे 21 23 गुणे 2। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, देखो कैसे होता है। मैं 1 मिनट इसको इधर लगाता हूँ, है ना। देखो क्या होता है, मतलब कि इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहां पर दांतों की संख्या आती जाएगी। देखो 2 दूनी 4, मतलब कि कृंतक कितने ऊपर हो गए, 4। देख लो भैया 4 हो गए नहीं। अब उसके बाद 2 एकम, इस 2 का गुणा इस 1 में किया, इस 2 का गुणा इस 1 में किया। अच्छा, आपके मन में आ रहा है कि हम 2 ही से क्यों गुणा कर रहे हैं, क्योंकि जबड़े भैया कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक ऊपर एक नीचे ना, तो इसलिए हम 2 से गुणा कर रहे हैं। तो 2 एकम 2, मतलब कि ये जो आपके कैनाइन है ना, रदनक दांत, ये कितने होते हैं, 2 एकम 2 दांत, तो मतलब 2 ऊपर होंगे तो 2 नीचे भी होंगे। अब उसके बाद 2 दूनी 4, मतलब जो प्रीमोलर्स हैं जिन्हें हम हिंदी में अग्र चौड़क बोलते हैं, कितने हैं, 4। तीसरे नंबर पर देखो 1 2 3 1 2 3, है ना, 2 दूनी 4। आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो इनको प्रीमोलर बोलते हैं, हिंदी में इसे अग्र चौड़क कहते हैं, लिख लिए। अब उसके बाद ये जो मोलर होते हैं ना, 2 3 6, मतलब 6 दांत ऊपर होते हैं और 6 दांत नीचे होते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिख दिया गया है। अब आप इसको देखो, यहाँ पर जोड़ दिया गया है, यहाँ पर ऐसे जोड़ा गया है, 2 1 3 3 2 5 5 3 8, देखो हमने 8 लिख दिया। यहाँ पर भी 2 1 3 3 2 5 5 3 8, यहाँ पर लिख दिया, गुणे 2। तो 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16, 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16। इसका मतलब 16 दांत ऊपर होते हैं और 16 दांत नीचे। यही होता है वयस्क मनुष्य का दंत सूत्र। ध्यान दीजिएगा, अगर आप आता है तो आप ऐसे लिखेंगे और आपका पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानते क्या करते हैं, अब हम लोग छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते, उनका भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हम आपको यहाँ पर छोटे बच्चों का दंत सूत्र दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर छोटे बच्चों का दंत सूत्र देखो, देखो अभी हमने बताया ना, वयस्क में बताया ICPM का मतलब कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क, वही चीज यहाँ पर लिखा है। देखो इस 2 का मतलब है कि इस 2 का 2 में गुणा, 2 दूनी 4, मतलब छोटे बच्चों में कृंतक कितने होते हैं, 4 होते हैं। 2 एकम 2, मतलब कैनाइन कितने होते हैं, 2 एकम 2, मतलब 2 ऊपर होते हैं, ऊपर के जबड़े में, ठीक है। उसके बाद 2 का गुणा 0 में करेंगे, तो सबको पता है अगर हम किसी भी संख्या का गुणा 0 में करते हैं 0 आता है, मतलब 2 0 0 हो जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, पॉइंट निकल के सामने आ रहा, प्रीमोलर्स छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। प्रीमोलर हिंदी में हम जिन्हें अग्र चवर्णक कहते हैं, छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कौन से ऐसे दांत हैं जो छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते, तो आपके ध्यान रखना है प्रीमोलर है, प्रीमोलर है जो छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर 0 लिखा है, दंत सूत्र में आपको 0 दिख रहा है, इसका मतलब कि अग्र चवर्णक छोटे बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 दूनी 4, इसका मतलब कि जो मोलर हैं, चवर्णक दांत है, इनकी संख्या ऊपरी जबड़े में 4 होती है और निचले जबड़े में भी 4। वैसे ही यहाँ पर सूत्र को जोड़ भी लिया गया है, 2 1 3 3 2 5, हमने 5 लिखा, 2 1 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 5 लिखा। अब 5 का गुणा 2 में किया तो 10 आया, 10 का गुणा इसमें किया तो इसका मतलब समझ रहे हो, 10 ऊपरी जबड़े में दांत होते हैं और 10 निचले जबड़े में। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है कि भैया देखो, जो वयस्क आदमी है उनमें दांतों की संख्या होती है 32, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें दांतों की संख्या होती है 20। तो इस तरीके से अब हम सब लोगों ने मुख गुहिका के बारे में बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर ली, क्लास 10 के हिसाब से तो बढ़िया है नहीं।
जिसमें अब हमने आप लोगों को बताया कि किसे कहते हैं, कहाँ पाई जाती है, कार्य बताया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ग्रसनी के बारे में, हो सकता है ग्रासनली भी मिक्स करें, अगर छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे तो मिक्स कर देंगे, बड़े बड़े रहेंगे तो एक वीडियो बनाएंगे और बढ़िया सा पढ़ेंगे, है ना। तो अब हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।